नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल GDS प्रमोशन में। दोस्तों, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड वाले आइकन को दबाकर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि जब भी हम कोई नए वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बिहार सर्किल का जो GDS 2 MTS का एग्जाम हुआ है उसका पेपर जो है सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं पहले क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन में क्या आया था। एवरी पोस्टल आर्टिकल हैज टू बी डेट स्टाम्प विथ एट लीस्ट। जो पोस्टल आर्टिकल होते हैं उसमें कम से कम कितने डाकघरों का डेट स्टाम्प होना चाहिए। ठीक है, तो आपने क्लॉज नंबर 15 पढ़ा होगा। ठीक है, उसमें जो है साफ साफ लिखा होगा कि हर आर्टिकल में जो है कम से कम 2 डाकघरों के जो है तारीख मुहर की छाप होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 डाकघरों को। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगर डाक वस्तु विदेश भेजी जा रही है तो पता लिखा जाना चाहिए। इन केस ऑफ आर्टिकल एड्रेस टू फॉरेन कंट्री द एड्रेस शुड बी रिटन इन। ठीक है, अगर कोई भी डाक वस्तु विदेश जा रही है तो पता कैसे लिखना है। ऑप्शन ए है देवनागरी अक्षर और रोमन अंकों में, बी है रोमन अक्षर और रोमन अंकों में, अरबी अक्षर रोमन अंकों में, रोमन अक्षर और अरबी अंकों में। बिल्कुल दोस्तों, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। रोमन अक्षर और अरबी अंकों में। अब विदेश जाने वाली वस्तु पर उसमें जो भी पता रहता है, ठीक है, उसको लिखना चाहिए दोस्तों। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्या पूछा है यहाँ पे, निम्नलिखित में से न्यस्त डाक के बारे में क्या सत्य नहीं है। ठीक है, ये करेक्ट इनकरेक्ट का जो भी क्वेश्चन आता है ना, थोड़ा सा जरूर कंफ्यूज करता है। पहला ऑप्शन दिया है अजनबी एवं यात्रियों की सुविधा के लिए, तो बिल्कुल ये तो सत्य है। हमसे पूछा सत्य नहीं है। वह इसे 3 माह के बाद इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये भी सत्य है। ठीक है, हमसे पूछा सत्य नहीं है। ऐसी वस्तुओं को डाकघर में 1 साल तक रखा जाता है, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। न्यस्त डाक की वस्तुओं को 3 माह, ठीक है, 3 माह तक रखा जाता है। ध्यान दीजिएगा, 3 मंथ है ना, 3 मंथ तक रखा जाता है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। फ्रेंड्स, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से क्या पोस्ट बॉक्स के बारे में सही नहीं है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू पोस्ट बॉक्स। ठीक है, हमको इनकरेक्ट ढूंढना है। ध्यान दीजिएगा, उचित किराया पेशगी में किराएदार को देना होता है, बिल्कुल ये तो सही है। ठीक है, ए ऑप्शन तो सही है। बी ऑप्शन देखते हैं क्या बोला, किराएदार किसी खास पोस्ट बॉक्स नंबर की मांग कर सकता है, बिल्कुल नहीं, ये नहीं है, सही नहीं है। ठीक है ना, किराएदार जो है वो किसी खास नंबर वाला पोस्ट बॉक्स मांग नहीं कर सकता। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बी, बी इज राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्या पूछा था यहाँ पे, पोस्ट बैग उपलब्ध होता है। ठीक है, ऑप्शन ए है सभी शाखा डाकघरों में, बिल्कुल भी नहीं, तो ऑप्शन ये कट हो जाएगा। सभी उप डाकघरों में, बिल्कुल भी नहीं, ये भी कट हो जाएगा। सभी डिलीवरी डाकघरों में, बिल्कुल ये सही हो जाएगा। ठीक है ना, पोस्ट बैग की जो सुविधा होती है वो सभी वितरण डाकघरों में उपलब्ध होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग डायरेक्ट पोस्ट। डायरेक्ट पोस्ट के संबंध में क्या सही नहीं है। ठीक है, न्यूनतम मात्रा 1000 होगी, तो ये तो सही है। ठीक है, लंबाई एवं चौड़ाई A3 पेपर से अधिक ना हो, तो ये भी सही है। उसका साइज और जो लेंथ और विड्थ होता है वो कितना होता है, A3 पेपर से अधिक नहीं होता। ठीक है, तो ये सही हो गया। सी क्या दिया हुआ है, वस्तु पर पाने वाले का पता लिखा होना चाहिए दोस्तों, तो ये ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। जो डायरेक्ट पोस्ट होते हैं वो अनएड्रेस्ड होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है, ये सही नहीं है। डायरेक्ट पोस्ट में किसी प्रकार का पता नहीं लिखा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये प्रोडक्ट एंड सर्विस का क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कौन सी डाक सेवा IPB मोबाइल ऐप द्वारा उपलब्ध है। ठीक है, विच पोस्टल सर्विस इज अवेलेबल थ्रू IPB मोबाइल ऐप। ऑप्शन ए NSC, ऑप्शन बी KBP, ऑप्शन सी APY, डी है लोन अगेंस्ट RD। बिल्कुल, लोन अगेंस्ट RD जो है IPB की मोबाइल ऐप में सुविधा जो है दी गई है। ठीक है, ये नहीं है, ना तो NSC है, ना तो KBP है, ना तो अटल पेंशन योजना का अकाउंट ओपनिंग का कोई भी उसमें प्रोसीजर है। ठीक है,
तो फ्रेंड्स अभी अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अंतर्देशीय डाक सेवा के लिए कौन सी वस्तुएं प्रतिबंधित हैं? ठीक है, ऑप्शन ए दिया हुआ है भारतीय विस्फोटक कानून 1884 के अंतर्गत विस्फोटक, जिन वस्तुओं को भारतीय विस्फोटक कानून 1884 के अंतर्गत विस्फोटक घोषित किया गया है वो सारे आर्टिकल जो है प्रोहिबिटेड है, बिल्कुल ए सही होगा। दूसरा है कोई भी जीव, बिल्कुल कोई भी लिविंग क्रिएचर जो है जिससे किसी डाक कर्मचारी को खतरा है, किसी चोट पहुंच सकती है, वो वस्तु भी प्रोहिबिटेड की श्रेणी में आएगा। ठीक है, तो ये भी सही हो गया। ऑप्शन सी क्या दिया हुआ है 10,000 मूल्य से ज्यादा सोने के सिक्के, बिल्कुल ये 10,000 रुपए जो लिमिट है ये पीओ गाइड के हिसाब से है। ठीक है, इसकी लिमिट जो है 20,000 रुपए तक हो चुकी है। ठीक है, अभी 20,000 रुपए तक हो चुकी है। ठीक है, कोई सोने का सिक्का हो, बुलियन हो, बैंक करेंसी नोट हो, ठीक है, इस प्रकार के जो भी वस्तुएं होती हैं। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी जो है सही हो जाएगा। उपरोक्त में से सभी, ठीक है, सभी जो है प्रोहिबिटेड की श्रेणी में आएंगे। ठीक है, अपना नंबर काउंट कर लीजिएगा अगर आपका सही होगा तो। निम्नलिखित में से कौन सी म्यूचुअल फंड नामांकित डाकघरों में उपलब्ध है? विच आर द फॉलोइंग म्यूचुअल फंड्स आर अवेलेबल इन डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिस इन इंडिया? ठीक है, ऑप्शन ए दिया हुआ है यूटीआई म्यूचुअल फंड, बिल्कुल यही जो म्यूचुअल फंड कंपनी है वो इंडिया पोस्ट के डाकघरों में जो है उपलब्ध है, इसलिए इसका ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। डाक जीवन बीमा कब शुरू हुआ? तो ये तो सभी को पता होगा, ऑप्शन ए दिया हुआ 1824, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन बी दिया हुआ है 1884, तो बिल्कुल ये सही होगा। ग्रामीण डाक जीवन बीमा के लिए कौन योग्य है? हु इज एलिजिबल फॉर हर आरपीएलआई? ठीक है, विदेशी नागरिक, बिल्कुल नहीं, आरपीएलआई के लिए विदेशी नागरिक जो है एलिजिबल नहीं है। प्रवासी भारतीय, ठीक है, ये भी एलिजिबल नहीं है, जिन्हें क्या बोलते हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियंस बोलते हैं। ठीक है, देहात में रहने वाले नाबालिग, बिल्कुल नहीं, देहात में रहने वाला नाबालिग नहीं होगा। ठीक है, देहात में रहने वाले भारतीय बालिग, ठीक है, परमानेंट इंडियन रेसिडेंट ऑफ रूरल एरियाज हु हैव अटेन मेजोरिटी। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा 11 का। फ्रेंड्स अभी अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया था आपसे, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम कितनी राशि जमा हो सकती है? ऑप्शन ए है 15,000, बिल्कुल ये तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है 1.5 लाख, तो बिल्कुल ये सही है। अब पीपीएफ खाते में मैक्सिमम जो है एक फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख रुपए जो है जमा कर सकते हैं, इससे ज्यादा अमाउंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, सुकन्या समृद्धि खाता आमतौर पर कितनी समय अवधि के बाद बंद हो सकता है? ठीक है, सुकन्या समृद्धि अकाउंट कैन बी यूजुअली क्लोज आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ, ए दिया हुआ है 20 साल, ठीक है 20 ईयर, बी दिया हुआ है 14 ईयर, सी दिया हुआ है 21 ईयर, तो बिल्कुल ये तो सही हो जाएगा। ठीक है, 21 साल में आप बंद कर सकते हैं इसको। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, ये तो किसी गलत होने नहीं चाहिए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय ट्रैक पैकेट सर्विस के बारे में क्या सही है? ये सही पूछा है, क्या सही है? ठीक है, जो इंटरनेशनल ट्रैक पैकेट होते हैं उसके बारे में क्या सही है? देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ए 5 किलो के पैकेट ही भेजे जा सकते हैं, बिल्कुल नहीं, ये तो 2 किलो के पैकेट तक मैक्सिमम जा सकते हैं। ट्रैक व ट्रेस की सुविधा उपलब्ध नहीं है, ट्रैक एंड ट्रेस की सुविधा तो उपलब्ध है भैया इसमें भी। कस्टम क्लियरेंस की जरूरत नहीं है, बिल्कुल कस्टम क्लियरेंस की जरूरत तो पड़ती है किसी विदेशी आर्टिकल में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर केवल एशिया पैसिफिक क्षेत्र के लिए उपलब्ध है। ठीक है, लगभग ये 15 देशों के लिए उपलब्ध है, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखते हैं क्या पूछा गया था यहाँ पे। देखिए पूछा है पुनः प्रेषण केंद्र स्थित होता है, ठीक है, रिटर्न लेटर ऑफिस इस्टेब्लिश एट, ऑप्शन ए है पोस्टल सर्किल हेडक्वार्टर में, बिल्कुल ये तो आपसे देखते ही बन गया होगा कि पोस्टल सर्किल के हेडक्वार्टर में जो है आरएलओ जो है होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, पारवाहन मेल सेक्शन के सेट का प्रभारी होता है,
ऑफिस इन चार्ज ऑफ सेट ऑफ ट्रांजिट मेल सेक्शन, बिल्कुल ए ऑप्शन दिया हुआ है। SSRM, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। बी दिया हुआ है हेड रिकॉर्ड ऑफिसर, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी दिया हुआ है मेल गार्ड, ये बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। मेल गार्ड जो होता है वही जो होता है परिवहन मेल सेक्शन के सेट का जो है इंचार्ज होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, प्रधान अभिलेख कार्यालय के संबंध में पूछा गया है। ऑप्शन ए है RMS के वेतन बिल तैयार करता है, बिल्कुल। प्रिपरेशन ऑफ सैलरी बिल्स ऑफ RMS डिवीजन, बिल्कुल सही है इसका आंसर। फुटकर बिल और उनके वेतन बिल जो है RMS के जो भी कर्मचारी होते हैं उनके जो है HRO जो है तैयार करता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ठीक है। अब पूरे सर्किल के फुटकर बिल तैयार करता है, बिल्कुल पूरे सर्किल को करता नहीं है, केवल RMS के जो है अपने डिवीजन के अंतर्गत करता है। सी है डाक डिलीवरी करता है, डाक डिलीवरी तो करता ही नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सामान्य जनता को पेंशन प्रदान करता है, बिल्कुल नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। आंसर क्या है? आंसर 1 है 17 का, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अभी अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से क्या बीमा थैले के लिए सही नहीं है? विच इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग इंश्योर्ड बैग। इंश्योर्ड बैग के बारे में कौन सा सही नहीं है, ठीक है। बीमा पार्सल को सुरक्षित करता है, ये तो सही है। यह अपेक्षित बैग नहीं होता, ये भी सही है। इसमें वस्तुओं के उल्लेख की सूची नहीं होती, ये भी सही है, ठीक है। बी देखते हैं, कभी भी पार्सल थैले मेल बैग के अंदर रखकर नहीं भेजा जा सकता, ये सही नहीं है। पार्सल थैला जो होता है मेल बैग के अंतर्गत रखकर भेजा जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है। विशेष थैले के बारे में क्या सही है, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं। यह अपेक्षित बैग होते हैं, बिल्कुल ये तो गलत है, ये सही हो ही नहीं सकता, ठीक है। जब ये भेजा जाता है तो इन्हें अनियत बैग की तरह माना जाता है, बिल्कुल। जब भी स्पेशल बैग जो है भेजे जाते हैं तो उन्हें अनयूजुअल जो है ट्रीट किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा 19 का। क्वेश्चन नंबर 20, आजमाइशी कार्ड के पीछे लिखा होता है ट्रायल कार्ड कंटेन ऑन इट्स बैक। ऑप्शन ए सोर्स ऑफ रिसिप्ट, ऑप्शन बी डेट स्टैम्प ऑफ ऑफिस, ऑप्शन सी मैनर ऑफ डिस्पोजल। तो बिल्कुल ऑल द अबव हो जाएगा, ठीक है। सभी चीजें जो है आजमाइशी कार्ड में लिखी होती हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए अगले क्वेश्चन, डाक थैला जिसमें रोकड़ थैला होता है को किस विभेदक चिन्ह से सूचित करते हैं? मेल बैग कंटेन अ कैश बैग इज डिनोट बाय सिंबल। तो ए दिया हुआ एल, तो ये तो नहीं होगा। बी दिया हुआ आर, ये भी नहीं होगा। सी दिया हुआ है एफ, ठीक है, तो ये जो है सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है? आंसर नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 22, क्या पूछा है, एक डाक क्षेत्र किसके अधीन होता है? ऑप्शन दिया है पोस्ट मास्टर जनरल, मुख्य डाकपाल, मुख्य पोस्ट मास्टर, प्रवर अधीक्षक। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए पोस्ट मास्टर जनरल, ठीक है, जिसे शॉर्ट में PMG भी बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, वर्तमान में डाक सेवा बोर्ड में कितने सदस्य हैं? ऑप्शन ए है 3, बी है 4, सी है 5, 6, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोस्टल सर्विस बोर्ड, जिसे शॉर्ट में PAS भी बोलते हैं, उसमें अभी 6 मेंबर हैं, ठीक है। कौन कौन से? प्लानिंग, PLI, ठीक है, पर्सनल, HRD एंड बैंकिंग, ठीक है, और एक कौन है? टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन। ये 6 जो है विभाग के मेंबर हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित किस श्रेणी के डाकघरों में सभी प्रकार का डाक व्यवसाय होता है? विच टाइप ऑफ फॉलोइंग पोस्ट ऑफिस ट्रांजेक्ट ऑल टाइप ऑफ पोस्टल बिजनेस। पहला दिया हुआ हेड पोस्ट ऑफिस, तो बिल्कुल हेड पोस्ट ऑफिस में सभी चीजें होती हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी देखते हैं, शाखा डाकघर में लिमिटेशन रहता है, SB विड्रॉल 5000 तक करना है ना, बहुत सारी चीजों में रिस्ट्रिक्शन रहती है, तो ये तो हो नहीं सकता। फ्रेंचाइजी ऑफिस में भी रिस्ट्रिक्शन रहता है, ये भी नहीं हो सकता।
उपरोक्त में से कोई तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा, क्योंकि एचओ में जो है सभी प्रकार की सुविधाएं जो है आपको अवेलेबल रहती हैं। तो इजी था, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस इज अंडर द कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ, ए दिया हुआ है सीनियर पोस्ट मास्टर, तो बिल्कुल भी नहीं, ये तो सेकंड क्लास हेड ऑफिस के इंचार्ज होते हैं। बी दिया हुआ ब्रांच पोस्ट मास्टर, ये तो शाखा डाकघरों के इंचार्ज होते हैं, तो ये तो हो नहीं सकता। चीफ पोस्ट मास्टर, बिल्कुल फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस के जो इंचार्ज होते हैं, जिनके अंडर में, जिनके कंट्रोल में रहता है, वो होते हैं सीपीएम, ठीक है, जिसे चीफ पोस्ट मास्टर भी बोला जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शाखा डाकघर रोजाना अधिकतम कितने समय तक के लिए खुलते हैं? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 5 घंटे के लिए खुलते हैं शाखा डाकघर ब्रांच ऑफिस जो होते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किसको रविवार के दिन खुला रखा जा सकता है? ऑप्शन ए मोबाइल डाकघर, ये तो गलत हो जाएगा, रविवार को और पोस्ट ऑफिस के हॉलीडेज में जो मोबाइल डाकघर है बंद रहते हैं। रात्रि डाकघर, बिल्कुल रविवार और पोस्ट ऑफिस के हॉलीडेज के दिन भी जो नाइट पोस्ट ऑफिस होते हैं वो खुले रहते हैं, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। मशीन फ्रैंक वस्तुओं को लाइसेंस की शर्तों के अनुसार अधिकतम कितने डाकघरों में पोस्ट किया जा सकता है? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे चीजें अपडेट हो गई हैं। पहले चलता था इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन, ठीक है, अभी चल रहा है रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग सिस्टम, जिसे डिजी फ्रैंक भी बोलते हैं, ठीक है। तो डिजी फ्रैंक वाले में जो RMFM होता है, रिमोटली मैनेज्ड होता है फ्रैंकिंग सिस्टम जो होता है, उसमें एक डाकघर में डाल सकते हैं उसकी रूलिंग के ताबे, और जो इलेक्ट्रॉनिक वाला फ्रैंकिंग मशीन था उसमें 2 डाकघर में डाल सकते हैं, जो मेल का आर्टिकल होगा, ठीक है। तो ये पीओ गाइड के हिसाब से आंसर इसका सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। पोस्टल डिवीजन मुख्य अधिकारी के वैध लाइसेंस के द्वारा निर्गमित फ्रैंकिंग मशीन कहां पर इस्तेमाल में लाई जा सकती है? फ्रैंकिंग मशीन इशूड अंडर टू वैलिड लाइसेंस बाय हेड ऑफ पोस्टल डिवीजन कैन बी यूज्ड, ये दिया हुआ है, इन दैट पर्टिकुलर पोस्टल डिवीजन ओनली, बिल्कुल ये सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी पोस्टल डिवीजन में जो है फ्रैंकिंग मशीन इस्तेमाल में लाई जा सकती है, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन जो है बाद में डिस्कशन करेंगे दोस्तों, इसका आपको अगर आंसर क्लियर है 100% तो आप लोग जो है हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी पार्ट बी में आ जाते हैं दोस्तों। पार्ट ए जो है हमारा खत्म हो गया है। प्रकाश वर्ष जो है किसकी इकाई है? लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, ए ऑप्शन प्रकाश, ये गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन समय, ये भी गलत हो जाएगा। सी दिया हुआ है समय की यात्रा की, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है इसका सही हो जाएगा, दूरी का, ठीक है। प्रकाश वर्ष जो है दूरी का यूनिट है। तो फ्रेंड्स अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। देखिए क्या पूछा गया है, हड़प्पा मुद्राओं पर कौन सा जानवर निम्नलिखित में से चित्रित नहीं पाया गया? ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है गाय, हाथी, गेंडा या बाघ। तो फ्रेंड्स हड़प्पा मुद्राओं पर गाय का जो चित्रण था वो नहीं पाया गया था, ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। बाकी सारे का पाया गया था, हाथी, गेंडा और बाघ का, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा किला भारत में अंग्रेजों द्वारा सबसे पहले निर्मित किया गया था? ठीक है, ऑप्शन ए है फोर्ट विलियम, ऑप्शन बी है फोर्ट सेंट डेविड, ऑप्शन सी है फोर्ट सेंट जॉर्ज, ऑप्शन डी है फोर्ट एंजेलो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक है। अंग्रेजों द्वारा भारत में सबसे पहले निर्मित किया गया किला फोर्ट सेंट जॉर्ज था, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। गीतांजलि किसके द्वारा रचित है? ठीक है, गीतांजलि के लेखक जो थे वो कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है, ऑप्शन इज राइट आंसर। मैच कर लीजिएगा अपना। तो फ्रेंड्स अभी अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है, फिल इन द ब्लैंक, मैथ का क्वेश्चन है ये। 36 डिवाइडेड बाय ब्लैंक प्लस 4 इजकल टू 10, ठीक है। तो 36 डिवाइड बाय ब्लैंक है तो यहां पे मान लेते हैं x,
ठीक है, प्लस कर देते हैं 4 इक्वल टू कर देते हैं 10। ठीक है, इसको जब एलसीएम एलसीएम लेके आप पक्षांतरित करके सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा एक्स का 6। ठीक है दोस्तों, तो इसका वी जो है आंसर सही है। यहां पे ये बन नहीं पाएगा तो मैं सॉल्व करके नहीं बता सकता आपको। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा इसको। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगर किसी अंक का 35%, ठीक है, किसी अंक का मतलब मान लीजिए एक्स का 35%, तो 35% कर दिया। अब परसेंट है तो 100 तो आएगा बटे में, ठीक है, 100 तो आएगा। ठीक है, बराबर क्या दिया हुआ है 112। ठीक है, 112। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 320, इसलिए 37 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एक घर का किराया 5000 से बढ़ाकर 5500 कर दिया गया, असल किराए में कितनी वृद्धि हुई? 5000 से कितना हो गया 5500 हो गया, वृद्धि कितना हुआ 500 का वृद्धि हुआ। 500 जो है 5000 का कितना परसेंट है, यही तो निकालना था, है ना। 5000 का कितना परसेंट है, ठीक है, 3 जीरो लगा देते हैं, है इंटू 100 कर देते हैं, कितना परसेंट है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे आप लोग, काट देंगे 0 0 0 0, ठीक है, 1 0 से 1 0 काट देंगे, आंसर आ जाएगा 10। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10%। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। 39 नंबर, 150 की लागत मूल्य के 1 बल्ब को 20% के लाभ पर बेचा गया, बल्ब का विक्रय मूल्य क्या है? यहाँ पे सीपी दिए हुआ है, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, 20% के लाभ पे बेचा गया है, तो 150 का 20% कितना 30, तो 30 और सीपी जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 180, तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 180, एसपी आ गया 180, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 10 वस्तुओं का लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस 5 रुपया है, ठीक है, एक वस्तु का लागत मूल्य कितना हो जाएगा 0.5, है ना, 0.5 रुपया। ठीक है, इतने में खरीदा, मतलब एक वस्तु को 0.5 रुपया में खरीदा है, बेच कितने में रहा है 5 वस्तु को 10 रुपया में बेच रहा है। कितने रुपया में 10 रुपया में, तो एक वस्तु को कितना बेचेगा 2 रुपया में। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ दिख रहा है 0.5 में खरीदा था, 2 रुपया में बेच रहा है, तो माइनस करोगे तो कितना आएगा 1.5 आएगा। 1.5 क्या है, यही तो उसका प्रॉफिट है, तो लाभ हो गया ना। तो 0.5 में खरीदा और बेचा कितने में 2 में, तो 1.5 का लाभ हुआ। अब निकाल दोगे उसको कि लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, तो कितना आ जाएगा 300%। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखिए, थोड़ा इसको इरेज कर देते हैं, मैं क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे हैं। ठीक है, चलिए आप सॉल्व करते हैं। क्या बोला 60 मीटर की एक समान तार का भार 80 किलोग्राम है। ठीक है, 80 किलोग्राम है। 141 मीटर तार का वजन क्या होगा, तो 60 मीटर बोला है, तो 1 मीटर देख लेते सबसे पहले। 1 मीटर, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 80 बटे 60, है ना। इसको आप काटोगे, ठीक है, 4 से काट दोगे, ठीक है, 3 से काट दोगे, तो 1 मीटर बराबर कितना आ जाएगा 4/3 किलोग्राम। ठीक है, इसको गुणा कर दोगे किससे 141 मीटर से, 141 का निकालना था ना। ठीक है, 3 चौको 12 आ जाएगा, 3 चौको 12 आ जाएगा, और इधर कितना बचा 2, 3 सत्ते 21 आ जाएगा। ठीक है, 3 सत्ते 21 आ जाएगा, गुणा करोगे 47 से 4 को, तो 188 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42, 2 पाइप एक्स और वाई स्वतंत्र रूप से 40 मिनट और 60 मिनट में एक टैंक पूर्ण रूप से भर देते हैं। अगर दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय भर देंगे? तो वही वाला सवाल है, 1/40 करना था। ठीक है, वही वाला सवाल है कि एक आदमी किसी काम को 10 दिन में, दूसरा आदमी किसी काम को 15 दिन में। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे आप, इसका एलसीएम लोगे। ठीक है,
इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? यहाँ पे बहुत ज्यादा लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा, आप लोग करके देख लेना, ठीक है ना। इसका आंसर जो है 24 मिनट आएगा। आंसर नंबर 1 सही है, ठीक है। 43 नंबर क्या बोल रहा है? एक चालक 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से स्पीड यानी चाल दिया हुआ है, कितना? 150 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। दूरी कितना है? 900 किलोमीटर, ठीक है। चाल बराबर दूरी बटे समय लगाओगे, आंसर आ जाएगा 6 घंटे, ठीक है। यहां पे रख दोगे 150, यहां पे रख दोगे दूरी कितना? 900, ठीक है। डिवाइड में कितना कर दोगे? समय तो नहीं पता हमको कितने घंटे लगेंगे, तो यक्स कर दिए, ठीक है। यहां पे इधर जाएगा तो ये 150 इंटू में क्या हो जाएगा? यक्स, ठीक है। बराबर कितना हो जाएगा? 900, ठीक है। चलिए एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से? 15 छक्का 90 होता है, तो ये 6 आ जाएगा, 6, ठीक है, 6 घंटा। चलिए बहुत सरल सवाल, सिंपल इंटरेस्ट का। P इंटू आर इंटू टी लगाना था और 1000 रुपये मूलधन दिया था, 20% जो है दर दिया था, समय जो 4 वर्ष के लिए, तो इसका आंसर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 800 रुपये, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अब यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, 100, 200, 300, 400, 500, ये पांचों को जोड़ना है। जोड़ने के बाद इसको भाग देना है 5 से, तो इसका आंसर आ जाएगा कितना? 300, ठीक है ना। ये औसत का क्वेश्चन था। चलिए फिर जीके क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 46। देखिए क्या बोला है यहाँ पे, पृथ्वी के सबसे नजदीक सितारा है। ऑप्शन ए अल्फा सेंचुरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी, सीरियस, सूर्य। तो यहाँ पे जो है पृथ्वी के सबसे नजदीक सितारा कौन सा है? सूर्य है दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पे कहीं कहीं आपको ये भी मिलेगा प्रोक्सिमा सेंचुरी, लेकिन सबसे नजदीक बात किया है। सबसे नजदीक कौन सा? सूर्य है। इसके बाद फिर वो क्या है? प्रोक्सिमा सेंचुरी है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। जादूगोड़ा खदान प्रख्यात है। जादूगोड़ा जो खदान है वो किसके लिए प्रख्यात है? तो जादूगोड़ों की जो खदान है दोस्तों, वो यूरेनियम के अयस्क के लिए फेमस है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर पंचायत भंग हो जाए तो चुनाव अनिवार्य है। अगर पंचायत भंग हो जाती है तो चुनाव कितने माह के अंदर अनिवार्य है, ठीक है। ऑप्शन है 1 माह, 3 माह, 6 माह, 1 साल, ठीक है। तो इसका सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 महीने। अगर पंचायत भंग होती है तो 6 महीने के अंदर चुनाव जो है करवाना होता है। 50 नंबर क्वेश्चन है, पहली लोकसभा के स्पीकर कौन थे, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीबी मावलंकर, ठीक। गणेश वासुदेव मावलंकर जो थे लोकसभा के पहले स्पीकर थे, ठीक है। फ्रेंड्स अभी हम आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, विंबलडन कौन से खेल से संबंधित है? ऑप्शन दिया फुटबॉल, शतरंज, टेनिस या फिर गोल्फ। इसका सही आंसर हो जाएगा टेनिस, ठीक है ना। ये ट्रॉफी जो है टेनिस से संबंधित है। दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन जो है मिलती रहे। और बिहार वाले अपने नंबर जो है कमेंट करेंगे, ठीक है ना, ओनली बिहार वाले। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए।